हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चा शुरू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में तुमको बता कर गया था कि आज की क्लास में हम लोग करेंगे बहुत बढ़िया कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किस टॉपिक पे? तो जो टॉपिक हम लोग अब तक प्रीवियस 2 लेक्चर में कंप्लीट किए उन्हीं की बात होगी। हालांकि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग बहुत टॉपिक कंप्लीट नहीं करा है, बहुत धीमे बहुत ज़ीरो से और बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो टॉपिक जो हम लोगों ने अब तक कंप्लीट किया है 2 लेक्चर्स तक अगर बात किया जाए तो बेसिकली वो टॉपिक हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालांकि कहने को तो एक टॉपिक ही है सिर्फ अब तक, मगर वो एक चैप्टर के बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी इसी पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आसपास घूमती रहती है। इसलिए हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में एक कैपेसिटर के बारे में पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि एक कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर हम लोग करते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटेंस उसकी कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे बढ़ाई जाती है, डाइलेक्ट्रिक्स का क्या रोल है, डाइलेक्ट्रिक्स आकर के क्या करता है जिससे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है इसके पहले वाला 2 और 1 में तो बहुत बेसिक बात किया गया था, एकदम जीरो से शुरुआत किया गया था। तो तरीका ये है कि सिस्टमेटिक चलना है। सबसे पहला रूल नंबर 1 सिस्टमेटिक चलना है। बाकी कुछ करो चाहे ना करो, मगर सिस्टम से चलो और सीक्वेंस से चलो। तो जो बच्चे भी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इस लेक्चर को अभी तुरंत क्लोज कर दो और जाओ उन 2 लेक्चर्स को देखो। जो पॉइंट्स बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उनको अच्छे समझो, उनको नोट डाउन करो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखो। क्योंकि आज हम लोग उन टॉपिक्स पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर वहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो फिर यहाँ बात समझ में कैसे आएगी। तो जंप नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज और ऑर्डर वाइज चैप्टर को हमको, लेक्चर्स को हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो बच्चे देख चुके हैं, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, वो शांति से बस चुपचाप इस लेक्चर को देखें। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करें, क्वेश्चंस बहुत शानदार मैं तुम इस पर कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुमको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस तुम देखोगे तो कोई फील होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर रखा है पहले। तो थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो एकदम अप टू द मार्क क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। छोटा होगा, ब्रीफ होगा और टू द पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं अपना हम लोग आज का लेक्चर नंबर 3 और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है देखो, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इस बात को दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, तुम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम बेसिक शब्दों को समझते हो तो फिर क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो फिर तो मैं हूँ ही, उसको मैं कन्वर्ट तो करके तुमको समझाता ही हूँ। तो ये जो एक प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट होता है कि यार नहीं अंग्रेज़ी में समझ में नहीं आएगा, तो उसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भाषा में तुमको अगर मैं समझाऊँ तुम समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्योंकि अब देखो, अब फ्रेंकली मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो अब एक ही बोर्ड पे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, पॉसिबल नहीं है। चलो मैं लिख भी दूंगा, मगर स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं लिखने में। बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से इसको देखोगे तो फिर वो भाषाओं का जो एक है ना दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं हो पाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 4 mm इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है, और जब तक नहीं कहा जाएगा हम तो यही मान के चलेंगे भाई ये हमारा एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर में ही तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भरेंगे, वरना किसे भरेंगे फिर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब कोई पीस टुकड़ा जिसकी थिकनेस दिया है 4 मिलीमीटर, अच्छी बात है, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर,
हिंदी में कहो समांतर प्लेट वायु संधारित्र, जिसके प्लेटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत पदार्थ को हम लोग भरते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 2 बहुत ध्यान से देख करके आओ, पूरी कहानी एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगी, ये तो मुश्किल होगी फिर। तो इसकी कैपेसिटेंस को मुझको बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया कि प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मैंने भर दिया। ठीक है, हमने कुछ कहा नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कम्प्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है। तो हमने कम्प्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला केस लिया और एक डाइलेक्ट्रिक को पूर्ण रूप से अंदर भर दिया। ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी दी है, 4 मिलीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ये डाइलेक्ट्रिक हम लोग वैसे भरते क्यों हैं, हम भरते हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटी कितनी थी, कहोगे सर सिंपल सी बात है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एयर था, तो एयर में कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A/D होती है। तो ये तब की विद्युत धारिता है, ये तब का कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, 4 मिलीमीटर थिकनेस का मोटा सा भर दिया। जैसे ही मैं भरूंगा इसकी विद्युत धारिता, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। बहुत सिंपल से बताओ, अगर जैसी मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को भरता हूँ इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना बढ़े, अजीब सा हमारा है क्वेश्चन में, ना चाहते हैं नहीं बढ़े। अब है तो भाई क्या कर सकते, जो कहेगा वो करना पड़ेगा, है ना। हम चाहते हैं कि ना बढ़े, डाइलेक्ट्रिक को भरना भी चाहते हो, जा तो बढ़े भी ना। तो उसके लिए क्या किया गया, डाइलेक्ट्रिक को भर तो दिया, लेकिन भरने के बाद अफसोस हुआ यार क्यों बढ़ा दिया, चलो वापस से वहीं पर पे लेके आते जहाँ पर पे कैपेसिटेंस पहले था। जस्ट क्वेश्चन को समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, बात को समझो। इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए मैंने क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक, और मान लो बढ़ भी गया। लेकिन फिर मुझको लगा नहीं, मुझको पहले वाला ही चाहिए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को हटाना नहीं है, डाइलेक्ट्रिक को रहने दो, लेकिन पहले वाला कैपेसिटेंस ले आओ, बढ़ाना नहीं है, वापस से उसी पर ले आओ। तो क्या करोगे, तो उस कैपेसिटेंस को वापस लाने के लिए क्या किया गया कि प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाया गया। और डिस्टेंस देखो डिनोमिनेटर में है, बटे में आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर होगा तो डी को बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू क्या घट जाएगी। तो हमने डी कितना बढ़ाया, डी टू रीस्टोर द कैपेसिटेंस एट इट्स इनिशियल वैल्यू। उसकी कैपेसिटेंस को वापस वहीं पर लाने के लिए, रीस्टोर मतलब वापस इनिशियल वैल्यू पर लाने के लिए हमने क्या किया, प्लेट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3.2 मिलीमीटर। जो प्लेट सेपरेशन है उसको मैंने 3.2 mm क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद क्या देखा कि कैपेसिटेंस वापस वहीं पर आ गया। तो पहले डिस्टेंस डी था, ठीक है, उसमें पूरा मैं डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गई, मुझको मंजूर नहीं हुआ, कैसे बढ़ गया, वापस घटाओ। तो घटाने के लिए क्या किया, मैंने प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया, 3.2। तो अब जो नई कैपेसिटेंस आएगी डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद और प्लेट्स को बढ़ाने के बाद, जो नई कैपेसिटेंस आएगी उसको लिखने जा रहा हूँ मैं। तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D प्लस 3.2 माइनस T प्लस T बाई के कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया बेटा हमने पार्शियली फिल्ड वाला, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई के। तो D की जगह से ये D प्लस 3.2 कहाँ से आ गया, अरे यार D तो था ही पहले से, अब 3.2 इंक्रीज कर दिया, D था 3.2 और बढ़ा दिया, तो नई डिस्टेंस क्या होगी, D प्लस 3.2। तो जहाँ D है वहाँ क्या हो गया, D प्लस 3.2। और ये थिकनेस होती है जो कि 4 mm है, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट में, थिकनेस इज 4 mm, सबको mm में ही रखते हैं, एंड प्लस 4/K। ठीक है, ये पहले था और ये बाद का है।
और कह रहा है कि टू रीस्टोर द कैपेसिटेंस को वहाँ पर वापस लाने के लिए, विद्युत धारिता को वापस उतने ही मान पर रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो वापस उसी मान पर आ गया, इसका मतलब कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, है कि नहीं? तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन कह रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 3.2 माइनस 4 प्लस 4 बाई के। ठीक है भैया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो डी भी काट दो, छोड़ डी के करके काटते हैं, डी प्लस 3.2 माइनस 4 प्लस 4 बाई के इज इक्वल टू डी। ठीक है, डी से डी कैंसिल कर दिया और क्या मिलेगा, 3.2 माइनस 4 किया तो कितना आएगा, माइनस 0.8 प्लस 4 बाई के इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको उधर भेज दिया जाए तो क्या मिला, 4 बाई के इज इक्वल टू 0.8, सिंपल कैलकुलेशन। तो देयर 4 के इज इक्वल टू क्या आएगा बालक, 4 बाई 0.8। तो 4 बाई 0.8 अगर काटोगे तो पूरे 5 बार में जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। तो K इज इक्वल टू 5 उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जो हमसे पूछा गया था कि उसका परा विद्युत नियतांक क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो उस सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना निकला, 5। ठीक है, तो 5 होगा उसका परा विद्युतांक या परा विद्युत नियतांक। सिंपल क्वेश्चन था मगर थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, समझने वाला कि ये कहना क्या चाह रहा है। बस शब्दों को, क्वेश्चन को समझ लिया तो बिलीव करो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, बस जैसे बता रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करते चलो, आराम से 80 से 90% क्वेश्चन फिजिक्स में सही करके आओगे, चाहे वो नीट का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो CUET क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अभी तुरंत चलेंगे, जल्दी कॉपी कर लो इसको पहले। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चंस तुमको बहुत मिलेंगे एग्जामिनेशन में, अप्रोच देखना कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं और क्या जो बात है वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, PPC यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र, हैज़ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। देखो बहुत बेसिक बातों को हमको ध्यान रखना है अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं तो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं, जितने बेसिक्स तुमको क्लियर रहेंगे उतना तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ इस बात को ध्यान रखता हूँ कि वो क्वेश्चंस तुम्हारे बेसिक्स को कितना क्लियर करेगा, वरना नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ गिनना नहीं है हम लोग को। तो बच्चों कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, नहीं कहा है कुछ तो हम लोग एयर कैपेसिटर ही मान के चलते हैं। कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड एंड कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, कितना स्टोर होगा उसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, C इज 20, V इज 10, कितना आ गया 200 माइक्रोकूलम। ये हो गया हमारा चार्ज जो कि हमसे पूछा भी था, हाउ मच चार्ज इट विल स्टोर, ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, कितना आवेश का संचय होगा, स्टोर होगा, 200 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोफैरेड में है तो क्यों भी माइक्रोकूलम में आएगा, सिंपल सी बात है। अब आगे कहानी कह रहा है कि इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इज इक्वल टू 2.5 इज कनेक्टेड वर्ड मैंने कनेक्शन के चैनल में लिख दिया, इज प्लेस्ड कह लो, है ना, कनेक्टेड का कोई मतलब नहीं ऐसे यहाँ पे नहीं है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आगे है वो ये है, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर देख रहे हो इसके प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक तुमको भरना है, एक परा विद्युत पदार्थ भरना है, लेकिन ध्यान रहे कि प्लेट्स के बीच में बैटरी को कनेक्ट रखना है, बैटरी को हटाना नहीं है।
तो बैटरी को जोड़े रखते हुए कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक भर दो जिसका के कितना बता रहा है, के इज इक्वल टू 2.5। लेकिन इस बात को ध्यान से समझना, हम भरे प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को भरे, मगर ध्यान रहे कि इस बैटरी को हटाना नहीं है, बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए तुमको इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को चुपचाप जा करके इंट्रोड्यूस कर देना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहीं भी ये चीज़ लिखकर देखना, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। एक बात को हमेशा रखना कि कहीं भी अगर कीपिंग बैटरी कनेक्टेड आएगा तो समझ लेना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन प्लेट्स के बीच का, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तक बैटरी जुड़ी रहेगी V में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम प्लेट्स के साथ, इस कैपेसिटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर लो, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दो, घटा दो, सब्सटेंस को पुट कर दो या फिर बाहर निकाल लो, जो करना है करो, उससे C पर फर्क पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि तुम कोई डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो उसके कैपेसिटेंस में फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन बैटरी कनेक्टेड है मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट होने वाला है। तो अभी तुमको फॉर्मूला में बताऊं तो Q इज इक्वल टू C फॉर्मूला होता है, जिसमें से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट है तो Q किस पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, तो डिपेंडेंसी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, है कि नहीं। सब बहुत बेसिक बातें हैं जो तुमको समझना चाहिए, क्या करने पर क्या कैसे चेंज होता है। को अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो V कांस्टेंट होगा और Q प्रोपोर्शनल टू C। C बढ़ा तो Q बढ़ेगा, C घटा तो Q घटेगा। तो नया C क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस। अगर मैं तुमको निकालूँ न्यू कैपेसिटेंस, नई विद्युत धारिता। न्यू कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद। तो याद करो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या हुआ, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D पढ़ा था कंप्लीटली फील्ड वाले में। और ये जो तुमको 20 दिया है ये तो एयर वाला है ना, एप्सिलॉन A/D की वैल्यू है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पहले का C है, दैट इज़ एयर कैपेसिटर। तो हमें कितना दिया था, ये 20 इंटू 2.5 तो कितना आएगा, ये 50 माइक्रोफैरेड। 50 माइक्रोफैरेड नई कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नया चार्ज कितना होगा, तो नया चार्ज Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू B करेंगे, क्योंकि V तो कांस्टेंट रहेगा, C डैश तुम्हारा चेंज हो गया। वही कांस्टेंट क्यों रहेगा, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड जब भी आएगा समझ जाना V कांस्टेंट है। क्लियर है। तो C डैश इज 50, V कितना रहेगा 10 और कितना आ गया 500 माइक्रोकूलम। 500 माइक्रोकूलम उस पर चार्ज अब स्टोर होगा। भाई बैटरी कनेक्टेड है तो जैसे ही यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ा, यहाँ से फट से चार्ज जाकर के स्टोर हो जाएगा। सोर्स को हटाए नहीं हो, अगर ये ज़्यादा चार्ज का डिमांड करेगा तो पूरा हो जाएगा। सोर्स है, बैटरी है, तो बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज तुमसे पूछा था कि एक्स्ट्रा कितना फ्लो करेगा। यह 500 माइक्रोकूलम में से 200 माइक्रोकूलम तो पहले से स्टोर था। बैटरी सब्सटेंस भरने के बाद कितना एक्स्ट्रा फ्लो करेगा, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा फ्लो करेगा। तो देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्ज जो फ्लो किया 500 माइनस 200 दैट इज 300 माइक्रोकूलम इज योर आंसर। तो जो प्लेट्स पर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा 200 तो था पहले से, 300 और चला जाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा, फट से कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई और फट से बैटरी से और ज़्यादा चार्ज खींच लिया। 200 था 300 और खींच लिया। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो अब वो खींचेगा बैटरी से कितना होगा 300। इस बात को ध्यान रखना कि कीपिंग बैटरी कनेक्टेड अगर कहीं लिख करके आता है तो समझ जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और ये रिलेशन फील्ड होल्ड करने वाला है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3। अब इस तीसरे क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला? हर क्वेश्चन में इस लेक्चर की खास बात ये होगी, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, एक नया कॉन्सेप्ट तुमको हम बताएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन करोगे, 10 नए कॉन्सेप्ट सीखोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। यही मेन मोटो रहता है इस वीडियो का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट नहीं करें, कॉन्सेप्ट बढ़ाना है। इस क्वेश्चन से क्या सीखोगे देखना। अब तुम खुद सोचना कि हाँ यार कुछ सीखा कि नहीं सीखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, यहाँ क्या सीखे हो, फ़र्क क्या है समझो। बहुत आसान है फिजिक्स। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, इनफैक्ट समांतर प्लेट वायु संधारित्र ऑफ कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो एक 25 माइक्रोफैरेड का एक एयर कैपेसिटर वायु संधारित्र हमने लिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड विथ अ बैटरी, और वो भी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की बैटरी है। तो C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफैरेड, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट की बैटरी। भाई बैटरी से कनेक्ट किया है तो बैटरी अपना काम तो करेगा। बैटरी अपना काम करेगा मतलब क्या? प्लेट्स पे चार्ज को स्टोर करेगा। कितना स्टोर करेगा? फॉर्मूला उसके लिए मेरे पास है, Q इज इक्वल टू CV। 25 इंटू 12 किया तो कितना आ जाएगा? 300 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 300 माइक्रो कूलम ये चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर पर बैटरी के द्वारा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास रखा नहीं है। जो कहा था, हमने कहा था चार्ज फाइंड करो, मैंने निकाल दिया। हाउ मच चार्ज इट विल स्टोर? तो भैया 300 माइक्रो कूलम का चार्ज ये स्टोर करेगा, ठीक। असल बात आगे आ रही है। नाउ अ डाइइलेक्ट्रिक K is equal to 3 is placed between the plates। अब इन प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक पराविद्युत पदार्थ को हमको भर देना है, ठीक है। भरो, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है? K is equal to 3 भरो, भरते ही है। कैसे भरना है इस बात पे ध्यान रखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भाई बैटरी को हटा दो, सॉरी बैटरी को कनेक्ट रखते हुए भरना है। बैटरी को कनेक्ट रखो फिर भरो, हटाओ बैटरी को नहीं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक को भरो, बिल्कुल भरो, लेकिन आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, बैटरी को रिमूव करने के बाद। फ़र्क है ना, एक में बैटरी को कनेक्ट रखना था, यहाँ पर बैटरी को रिमूव कर देना है। तो बैटरी को रिमूव करके ही तुमको जो करना है करने को बोला गया है। तो बैटरी को जब कनेक्ट किया था तो यहाँ से 300 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दिया, लो डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को। लेकिन बैटरी को तुम्हें डिस्कनेक्ट कर तो दिया है, लेकिन बैटरी को जो करना था बैटरी ने कर दिया है। बैटरी को चार्ज देना था, बैटरी चार्ज दे चुका है। तो जब तुम डिस्कनेक्ट कर भी दोगे तो भी इस पर चार्ज जो 300 माइक्रो कूलम आया था वो तो रहेगा उसमें। तो जब तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई सोर्स नहीं है जो इसको चार्ज एक्स्ट्रा दे सके या इससे चार्ज को ले सके। बस सिंपल। इसका मतलब कि बैटरी को अगर रिमूव कर दिया तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होगा बालक, कोई छू नहीं सकता इस चार्ज को, कांस्टेंट हो जाएगा। जब सोर्स ही नहीं है तो यह एक्स्ट्रा चार्ज आएगा क्या? जो 300 बैटरी ने दिया बस वो अब हमेशा के लिए इस पर स्टोर हो गया। अब बैटरी है ही नहीं कि 300 से 301 हो जाए या 300 से 299 हो जाए, ना घट सकता ना बढ़ सकता है। सोर्स ही नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, रट्टा थोड़ी है, कॉमन सेंस लगाओ। सोर्स है, वोल्टेज कांस्टेंट है, लो बगाबग चार्ज, क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे ही तुमने सोर्स को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब चार्ज आएगा कहाँ से? तो याद रखना, दो चीज़ों पे फोकस करना। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट है, बैटरी को रिमूव करने की बात बोला मतलब Q कांस्टेंट है। और अगर Q कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू CV भी कांस्टेंट है। और अगर CV कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि V प्रोपोर्शनल टू 1/C है। तो अगर हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, स्रोत को हटा देते हैं,
तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पर क्यू कांस्टेंट हो जाएगा और वी सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, विद क्रमानुपाती होगा। इन सब बातों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एकदम बात ध्यान रखना, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कुछ सिखाना है इसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर सोर्स को हटा दिया तो क्यू कांस्टेंट हो जाएगा और वी सी के इन्वर्स प्रोपोर्शन में चेंज करेगा। सी बढ़ेगा तो वी घटेगा, सी घटेगा तो वी बढ़ेगा। अब सी घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लो करा है कि प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक भरना है, सिर्फ बैटरी को रिमूव नहीं करना है, एक डाई इलेक्ट्रिक भी तुमको भरना है जिसका K इज इक्वल टू कितना दिया है 3। ठीक है, तो इसकी नई कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू C नॉट इंटू के होगा, पहले का C इंटू के। तो पहले का C कितना था, पहले का C था 25 और K कितना हो गया है 3, तो C कितना हो गया 75 माइक्रोफैरेड। ठीक है, देयरफॉर न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इज इक्वल टू Q बाई सी करेंगे, इनफैक्ट Q बाई सी डैश करेंगे, सी तो चेंज हो गया। ये Q वही लोगे 300 जो पहले था, क्योंकि Q नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट हो चुका था। तो 300 और C डैश कितना है भाई, C डैश इज 75। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 4 वोल्ट। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बालक, 4 वोल्ट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इन दोनों छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना कि बैटरी को कनेक्ट रखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो उसका क्या मतलब है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलेंगे, जल्दी से कॉपी कर लो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और तुमको यहाँ से फिर कुछ सीखने को मिलेगा, फिर एक नया कॉन्सेप्ट, फिर एक नई तुमको कहानी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं, इन फिगर्स को ध्यान से समझते हैं, फिर देखा कितना आसान सा इस क्वेश्चन का आंसर है। लग रहा होगा कि फिगर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्राफ है जैसा, मगर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मगर जो बेसिक बात है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन पहले पढ़ते क्या करा कि टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। ये एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच में दो डाई इलेक्ट्रिक को मैंने भर दिया। कैसे भरा, फिगर में देख रहा हूँ, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, आंशिक रूप से भरा गया, पार्शियली फिल्ड भरा गया, कुछ दूर तक K1 को, कुछ दूर तक K2 को। फिगर में साफ देखकर समझ में आ रहा है। इस बात को गौर करना कि K1 की वैल्यू K2 से छोटी है। ठीक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 से कम है। फिगर को ध्यान से देखा जाए तो कुछ दूर तक एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K1, फिर बीच में एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक भरा है, फिर एयर है। ठीक है, फिगर कुछ समझ लो, एयर डाइलेक्ट्रिक एयर डाइलेक्ट्रिक एयर। Which of the following figures represents the correct variation of electric field between the plates with distance d? इन चारों ग्राफ में जो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाऊं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करेगा वो तुमको पता करना है। कि अगर मैं यहाँ से मूव करूँ फ्रॉम प्लस प्लेट टू नेगेटिव प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करेगी, कहाँ घटेगी, कहाँ बढ़ेगी, कितना घटेगी, कितना ज़्यादा बढ़ेगी, वो हमें ग्राफ को देखकर शो करना है। अब ये सब चीज़ पता होगी तब जब हमको ये पता हो कि डाई इलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस तो बढ़ता है, पढ़ चुके हैं अच्छे से, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फट से बता दो, क्या होता है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं तो भाई जहाँ पे एयर है, जहाँ पे एयर है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी थी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। हाँ, जहाँ डाइलेक्ट्रिक्स रखा वहाँ पे चेंज होगा।
कैसे चेंज होगा तो उसको बताता हूँ मैं। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, पुराने का 1/k, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम एक डाइलेक्ट्रिक को भर दोगे तो डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और कितनी होगी? जितना एयर का होगा उसका 1/k। तो जाहिर सी बात है जितना k ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही घट जाएगा, तो k डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि इन दोनों हिस्सों में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो याद रखना ग्राफ वो सही होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है। मतलब अगर ये एयर है तो अगर ये हिस्सा एयर को शो करता है, ये वाला हिस्सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं बेटा नीचे आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब पहले ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ रही है और यहाँ और बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हमको आंसर चेक करना है कि कहाँ आंसर सही है। अब K1 की वैल्यू कम है, तो K1 की वैल्यू कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा मगर कम घटेगा। और K2 की वैल्यू ज़्यादा है तो जिसका K ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा घटेगी। तो इन 3 पार्ट्स में तो एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगी, इस वाले पार्ट में और कम हो जाएगी, क्योंकि K की वैल्यू बड़ी है, K2 K1 से बड़ा है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई और यहाँ और बढ़ गई। बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अच्छा, कैसे घटती है, क्या होती है? जब मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत का क्या बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब बात समझ जाएगी कैसे ये फॉर्मूला आया। बट फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और जिसका K ज़्यादा होगा ज़्यादा कम होगा, जिसका K कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम घटेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो खैर बहुत ही गलत है। सेकंड में क्या दिखा रहा है कि एक जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, दूसरी जगह बढ़ जा रही है। बिल्कुल नहीं, घटना दोनों जगह। थर्ड में आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, दिस वन, ये हिस्सा बेटा एयर वाला हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, ये वाला हो गया। ये एयर वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल पे आ गया। जैसे यहाँ पर आओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा घट जाएगी, देखो और ज़्यादा घट गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आओगे लेवल पे आ जाएगा। तो एयर 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 एयर, K1 में घटा, K2 में और घट गया। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिखा रहा है कि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटेगी, तो बढ़ने वाला ऑप्शन तो क्या हो नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये ऑप्शन हम क्यों पता कर पाए, हम कैसे इस चीज़ को जान पाए कि सही है, बताओ। ये बिना फॉर्मूला जाने, ये रिलेशन जाने, बिना इसके ज्ञान के तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? कदापि नहीं कर सकते हो। तो नियम तो वही ना है कि पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करो, तब तो बात आगे बढ़ेगी। इस चीज़ को तुमको पता है तो कर पाओगे, वरना फिर ढूंढते रह जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में देख रहे हो, सीख रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलो। यहीं से धीमे धीमे कॉन्सेप्ट बनता है। एक दिन में नहीं बनेगा, एक लेक्चर से नहीं बनेगा, मगर एक दिन ज़रूर बनेगा। जल्दी से कॉपी कर लो, क्वेश्चन 5th की तरफ तुरंत चलेंगे, जल्दी। अब चलते बच्चों क्वेश्चन 5th की तरफ। 5th जैसा क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स से टॉपिक पढ़े थे कि प्लेट्स के बीच में अगर कई डाई इलेक्ट्रिक्स को अगर भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, जिसमें बताया था K1 K2 K3 याद आ रहा होगा, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की बात हो रही है। समांतर प्लेट वायु संधारित्र, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, C = ε0 A/d होगा ना, जो कितना दिया है 9 पिकोफैरेड। ठीक है, ये तब का कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर है। ठीक, अब कह रहा है, अच्छा प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो d, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिनके कांस्टेंट दिया हमको K1 = 3 और K2 = 6 आर प्लेस्ड इन d/3 एंड 2d/3 स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस d है, उस डिस्टेंस d में हमें दो डाइलेक्ट्रिक को भर देना है। और कैसे भरना है
कि D/3 हिस्से में एक मटेरियल और 2D/3 हिस्से में दूसरा मटेरियल। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल हमें भरना है वो दिया है तुम्हें K = 3, और यहाँ जो मटेरियल तुमको भरना है उसमें तुमको दिया है K = 6। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्लेट्स के बीच में हमें D/3 में K1 = 3 और 2D/3 में K = 6 का डाई इलेक्ट्रिक मैंने भर दिया। क्यों भरते हैं? कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है इसलिए भरते हैं, और सिंपल सी बात, करना क्या है। तो पहले भरने के पहले इसका 9 पिकोफैरेड था, अब इन दोनों को भरने के बाद इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, याद आ रहा है? चलो, तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कैपेसिटेंस निकालते हैं, और ये दोनों C1 और ये C2 आपस में किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बाकी करके निकाल लेंगे इक्विवेलेंट। बट उसके पहले थोड़ा सा ये C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो C1 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। C1 = ε0 K1, एरिया तो सेम रहेगा, बीच का डिस्टेंस कितना है? D/3। तो ε0 A D, ये 3 ऊपर, अच्छा K1 कितना है? 3, तो 3 ये और 3 ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना दिया था तुमको शुरुआत में? 9, तो 9 जा कितना हो जाएगा? 81 पिकोफैरेड इज योर आंसर। नोट आंसर नहीं है, सिर्फ इसका आ गया 81। ठीक है, K1 = 3 था, 3 3 9 9 9 81। इसका निकालोगे C2 = ε0 K2 कितना है? डाइट कर रहा हूँ 6, प्लेट एरिया तो यही रहेगा, बीच का डिस्टेंस 2D/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ε0 A/D × 9 ही तो हुआ। तो अगेन 9 × 9 कितना आ गया? अगेन 81 पिकोफैरेड। और ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि जब दो इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं तो इक्विवेलेंट उनका आधा होता है। तो 81 का आधा कितना होगा? 41.5 पिकोफैरेड। और अगर नहीं है पता है तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2 करोगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 81/2, दैट इज़ 40.5 पिकोफैरेड। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए कि जब दो कैपेसिटेंस सेम वैल्यू के होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका आधा आंसर आता है। तो 81 का आधा कितना आएगा? 40.5 पिकोफैरेड, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, तो ये मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर ये क्वेश्चन लोगों ने किया। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन था, जल्दी करो। 7th क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं, जल्दी। तो इस मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक पे 1-2 क्वेश्चन भी और करते हैं, बढ़िया, ताकि कोई भी एकदम गुंजाइश न रहे कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक है K = 2 इज हाफ फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। फिगर क्या है बना दे रहा हूँ, फिगर में नहीं बनाया। फिगर में दिया गया है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पहले ऐसा था। ठीक है, ये पहले ऐसा था, समझ लो, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अब इसके प्लेट्स के बीच के आधे पार्ट में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक भरा और हाफ फील्ड भरा। अब हाफ फील्ड तो बहुत तरीका हो सकता है ना, खाली हाफ फील्ड कह देगा तो दिक्कत है। हाफ फील्ड तो ऐसे भी हो सकता है, हाफ फील्ड ऐसे भी हो सकता है। तो फिगर में दिया रहेगा, और फिगर तुमको ये वाला नहीं, सिर्फ ये दिया रहेगा कि कैसे भरा है। तो हाफ फील्ड कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे प्लेट के पैरेलल, दोनों प्लेट के पैरेलल एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर दिया गया है। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा एक डाई इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आधे पार्ट में भरा है, और कितना के लेकर के आया है? तो ये K = कहाँ है? 2 लेके आया है। ठीक है, और हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, प्लेट्स के पैरेलल भरा गया है, यानी कि ये D/2 है और ये D/2 है। इस D/2 में अभी भी एयर है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। तो पहले और बाद का रेशो तुमको निकालना है कि कैपेसिटेंस प्लेट्स को भरने
डाइलेक्ट्रिक को भरने के पहले और भरने के बाद दोनों का रेशो क्या था, अनुपात क्या तुमसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, जब प्लेट्स के बीच में एयर भरा है तो एयर भरा है तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, झटके बोलो एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। ठीक है, चलो अब ये दो हिस्से को बात कर लिया जाए तो ये C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K1 इज इक्वल टू 2 से भरा है, एरिया इसका सेम है, प्लेट का सेपरेशन हो गया है D/2। ठीक है, और 2 चला गया ऊपर तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, 2 2 जा 4। ठीक, और ये तो C मैंने माना है तो C1 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 4C। तो ये हिस्सा कितना आ गया, 4C के बराबर आ गया। मैं सबको C में चेंज कर लूँगा, बाद में रेशो आ जाएगा। अगला वाला पार्ट में एयर है तो C2 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D/2। एयर है, कुछ तो भरा नहीं है उसमें, तो ये 2 ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2, और ये है C तो कितना हो जाएगा 2C। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू 4C, C2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2C। और अगर मैं जब भी वर्टिकल भरता हूँ ऐसे प्लेट्स के सीधा पैरेलल वर्टिकल, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 करेंगे। ठीक है, और इनका रेशो कितना आ जाएगा 4C, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2। यहाँ तक क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4C। देयरफॉर C इक्विवेलेंट कितना आ गया 4C/3। तुमसे रेशो पूछा गया था बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर एंड आफ्टर का रेशो मतलब C/4C/3, तो कितना आएगा 1/4/3, तो कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 विल बी द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर एंड आफ्टर, मतलब 25, मतलब 3/4 का मतलब कि पहले 3 था तो अब 4 हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ है। ठीक है, और ये तो कन्फर्म है कि बढ़ना था ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक भरोगे तो बढ़े, घटने का चांस ही नहीं है। तो या तो 3/4 आंसर होता, या तो हमारा या तो 3/4 होता, या तो 2/3 होता। कभी भी ज़्यादा से कम नहीं होता, कभी भी ज़्यादा से कम नहीं होता, हमेशा कम से ज़्यादा ही वाला आंसर होता। तो या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता, तो उसमें से कैसे कौन सा आंसर मिल गया 3/4। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। 6th हो गया, 7th की तरफ तुरंत चलेंगे। डू इट। हालांकि अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मगर मुझे लगता है कि हमारे काम का क्वेश्चन है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस आए तो हमें नहीं करना है। क्वेश्चन है, हम पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। मान लो एग्जाम में आ गया तो फिर एक आध क्वेश्चन तो मुश्किल हो भी सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या मुश्किल है भी कि नहीं, पहले वो देख लिया जाए कि अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर रहा होगा, कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐसा रहा होगा। पहले पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, चलो यहाँ बना देता हूँ, समांतर प्लेट वायु संदेह, इतना ज़्यादा छोटा नहीं, इसी के बराबर रहा होगा, मतलब प्लेट के बीच में एयर भरा होगा। प्लेट एरिया इसका ए है, प्लेट एरिया ए है, और ये फिगर में दिखा गया था कि A/2 है, और ये डिस्टेंस D/2 और D/2 है, ये फिगर में दिया था। ठीक है, मैं बना के तुमको दिखा दे रहा हूँ। इसका प्लेट एरिया A है और प्लेट सेपरेशन D है। ठीक है, और जब ये एयर कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 है, जिसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो पहले भूमिका बना रहा है कि पहले ऐसा रहा होगा, एरिया A रहा होगा, डिस्टेंस D रहा होगा, कैपेसिटेंस कुछ ऐसा रहा होगा, भूमिका बना दिया एक तुमको समझाने के लिए। अब इसके साथ छेड़छाड़ किया गया, दोनों स्प्लिट्स के बीच में एक दो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा। यहाँ पे एक अलग वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना हमारा परमिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है। ठीक है, इसी को बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R।
और यही तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, जिसको हिंदी में अगर मैं तुमको कह दूं तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता इसको कहते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी मतलब वही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब वैक्यूम के तुलना में कितना ज़्यादा परमिटिविटी है, इसी को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हो। रिलेटिव परमिटिविटी वही k ही होता है। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू 4, K2 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 2, K2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। कैसे भरा गया फिगर में देख लो, K1 इतने से भरा गया है और K2 इतने से भरा गया है। यहाँ एरिया भी a/2 है, डिस्टेंस d/2 है, यहाँ डिस्टेंस d/2 है और ये पूरा भरा हुआ नीचे। तो एक काम करना, इसको पहले यहाँ से ऐसे, फिर तुम डिवाइड कर देना अपने आप से, ऐसे ये करके डिवाइड कर देना पहले। और ये एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ भी था और वही यहाँ पर भी है। अब यहाँ 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक C1, एक C2, एक C3। और फिर क्या होगा, और फिर जैसा कि पढ़ते हो ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज़ में, और ये वाला इसके साथ क्या बना देगा, पैरेलल में। तो जो वर्टिकल वाले होंगे सीरीज़, ये और ये पूरा जो आएगा इसके साथ पैरेलल। चेक कर लें कितना इसका रेशो है इसका। तो रेशो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, ये भरने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो C1 से कितना C2 हो जाता है। तो C1 C2 का हमें क्या निकालना है, रेशो, जिस जो ठीक पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो क्या करो, उसके पहले C1 मान लो ये है, C2 मान लो ये है, C3 मान लो ये है। इनकी वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, K के बदले वही है 2, एरिया आधा हो गया है a/2, प्लेट सेपरेशन भी आधी हो गई है, दैट इज d/2। तो 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। तो 2 एप्सिलॉन a/d का मतलब ये हो गया 2c। ठीक है, एप्सिलॉन a/d को हम लोग C1 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, C1 कर लेते हैं। ठीक है, 2c1, लेकिन C1 कन्फ्यूज़न होगा फिर। ठीक है, तो चलो हम इसको C1 डैश बोल देते हैं, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश। तो जो निकाला वो C1 डैश है, जो 2c1 के बराबर आया। अब C2 डैश निकालते हैं। C2 डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है 4, एरिया है a/2, डिस्टेंस है अगेन d/2। 2 से 2 कटा तो ये कितना हो जाएगा 4c1, 4 और ये C1। सिमिलरली C3 डैश ये वाला हिस्सा एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है 2, एरिया कितना है a/2 और डिस्टेंस कितनी है d, डिस्टेंस और d है, ये तो नहीं मतलब। तो 2 से 2 कटा और ये सिर्फ कितना आ गया बलक C1। तो ये आ गया 2c1, 4c1 और C1। अब ये 2c1 और 4c1 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 2c1 इंटू 4c1 डिवाइड बाई 6c1, है ना। C1 इंटू C2 बाई C1 पर शॉर्टकट फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो कितना हो जाएगा ये 4/3c1, सॉल्व कर लिया तो आ गया 4/3। ये सिर्फ इन दोनों का है, ठीक है, 4/3c1। तो जो टोटल C आएगा, C टोटल, यानी कि जिसको हम C2 बोल रहे हैं, C2 पूरा वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में कहा है, ये और ये है पैरेलल में। तो C2 इज इक्वल टू 4/3c1 प्लस C1। तो 3 और 4 कितना आ गया 7/3c1। तो तुमसे पूछा गया था व्हाट इज C2/C1। तो C2 इज इक्वल टू 7/3c1 आया। तो देयरफॉर C2/C1 कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 7/3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा दिल दिमाग को कंट्रोल करके देखते हुए समझते हुए फिर इस पर हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ तुरंत चलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नहीं 4 डाई इलेक्ट्रिक से इस कैपेसिटर को भरा हुआ है। ठीक है, K1 K2 K3 है, K4 भी है।
कहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, कहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहा है, सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ एरिया सेम है a/3 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 और यहाँ डिस्टेंस हाफ हाफ है। करना क्या है, ये जो तीनों देख रहे हो दैट इज K1 K2 K3 ये सब किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल में, ठीक है। और ये जो होगा इस पूरे के साथ क्या बना लेगा, सीरीज़ में। तो इन तीनों को निकाल के पहले पैरेलल में कर लो, फिर ये जो पूरा आएगा उसके साथ क्या सीरीज़ में, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पढ़े। एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल में, ये डिस्टेंस डिवाइड होगा सीरीज़ में। तो अब अगर मैं C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज़ अगर लिखूँ पहले तो क्या होगी, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 a/3, डिस्टेंस कितना है बीच का d/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट K1 a/d। भाई C2 C3 भी तो वही आएगा, बस K1 के बदले K2 हो जाएगा, तो 6 एप्सिलॉन नॉट K2 a/d। C3 क्या होगा, 6 एप्सिलॉन नॉट K3 a/d, ठीक है। और C4 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K कितना है K4, और एरिया तो सेम पूरा इसका, यहाँ से एरिया इसमें सेम है, एरिया सेम है, और डिस्टेंस कितनी हो गई है d/2, ठीक है। तो C4 कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K4 a/d। हमने पहले क्या किया, C1 C2 C3 C4 की वैल्यू देख ली। अब ये तीनों हैं पैरेलल में, तो अगर मैं इनका C1 डैश निकालूं, सिर्फ इनका C1 डैश, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा अगर पैरेलल में है तो इनको जब करोगे तो इन सभी में बस K1 K2 K3 जोड़ के सब तो कॉमन ही है, तो 6 एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन निकाल लिया, और K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। और ये C4 तुम्हारा अलग से है ही है, और ये जो C1 डैश आया है इनका कॉम्बिनेशन, और ये जो C4 है ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। देयरफॉर 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c डैश, मैं बोल दूँ 1/c डैश प्लस 1/c4, तो 1/c डैश है कितना, c डैश है 6 एप्सिलॉन नॉट a, अगर d को ऊपर भेज दूँ तो यहाँ क्या आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, प्लस 1/c4, C4 कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट K4 a, d को ऊपर भेज दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम ये करो कि इस दोनों में d/एप्सिलॉन नॉट a कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 1/6 टाइम्स, अगर मैं 2 भी निकाल लूँ तो 1/3 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड प्लस 1/K4, ठीक है। और ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब इसका तुमको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेके बस रिवर्स कर देना होगा, इतना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लिया, ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, c इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसका रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कर नहीं कर पाओ तो बोलो मैं तो करके दिखा दूँ। तो 1/c इक्विवेलेंट एलसीएम अगर लोगे तो d/2 एप्सिलॉन नॉट a छोड़ दिया, ठीक है भाई। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कुछ मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 3 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू K4 हो गया इसका एलसीएम, तो इधर क्या बचेगा K4 प्लस इधर क्या बचेगा 3 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक, ब्रैकेट के साथ। अब इसको रिवर्स कर डालो, तो रिवर्स कर डालोगे तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, यहाँ से रिवर्स कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा 3 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू K4 एंड डिवाइडेड बाई दिस मच। क्या है इसकी वैल्यू 3K1 प्लस 3K2 प्लस 3K3 प्लस K4, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके इसके साथ जोड़ दिया है।
तो ये होगा तुम्हारा फाइनल लास्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल सी बात है फिजिक्स की। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमको ध्यान से देख कर अच्छे से करना होगा। ठीक है, कभी कभी मेरे कैलकुलेशन गलत भी हो जाते हैं, 1-2 बार हुआ था, कुछ बच्चे कमेंट में मुझको बता रहे थे कहीं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलत हुआ था 1-2 लेक्चर पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अलर्ट रहोगे तो ही बात बनेगी। गलतियाँ मेरी पहचानो, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, अगर कुछ हुआ तो चेक कर देना, उसको करेक्ट कर देना। बट अप्रोच देखो, मेथड देखो, क्या करना है इसमें वो देखो। ठीक है, 8 हो गया, 9 मैं करूँगा, 10 तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जल्दी कर लो। चलो अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर लिया जाए। एक फॉर्मूला है, तुमको बताना है, उस फॉर्मूले को बताने के लिए भी मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। फॉर्मूला भी बताऊँगा तो एक क्वेश्चन के हेल्प से बताऊँगा। ठीक है, जो भी करेंगे वो सीखते हुए करेंगे, रटते हुए नहीं। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन दिया है T। अच्छी बात है भाई। तो एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर बना दिया, 2 प्लेट्स होंगी, दोनों पर चार्ज भी होंगे, और जैसा हम जानते हैं नॉर्मली एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, उसकी बात बाद में करेंगे कभी। चलो, प्लेट सेपरेशन इसका D है, कैपेसिटेंस इसकी C है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। मन में कभी ख्याल तो नहीं आया होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि यार दोनों प्लेट एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स तो रहेगा ही, है ना। तो कभी दिमाग में ख्याल नहीं गया वो समझ जाना कि भाई इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा पूछा गया है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा इनके प्लेट्स के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है भला Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालते हैं? एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दूसरे प्लेट के चार्ज का उसके साथ इंट्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ है नहीं ऐसा, क्यों की बात नहीं, क्यों तो दिया भी नहीं है, तो रिप्लेस कर दे, क्या दिक्कत है? कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो, F=Q²/, अगर मैं यहाँ 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D करूँ और इंटू D करूँ, लेकिन करेंगे क्यों? करेंगे इसलिए क्योंकि हमें C लेकर के आना है, और C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन बाई D। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा Q²/2, ये पूरा क्या हो गया? C इंटू D। और Q=, CV भी तो होता है, ला दो यहाँ पर पे, तो F क्या आएगा? C²V² डिवाइडेड बाई 2CD। तो C से एक और कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? CV²/2D। तो CV²/2D इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। दो कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स लगता है उसका ये मैग्नीट्यूड होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा लो प्रोफाइल फार्मूला है, मगर है तो जो इसमें कुछ भी काम आ सकता है यार। ठीक है, तो जल्दी कर लो, 9th क्वेश्चन होगा। 10th क्वेश्चन मैं तुम्हें करने का दूंगा, घर पे करके अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में आंसर बताना, वरना करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी कर लो इसको पहले। चलो अब आती है बारी तुम्हारी। आज जितना भी तुमको मैंने बताया, जितने क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उन सारी बातों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 पार्ट है, ईमानदारी से उसको करना। देखो, इसको प्रिपेयर करने में, पूरा लिखने में, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, बहुत मेहनत लगता है। डायग्राम ड्रॉ करने में, लिखने में, ऑप्शंस में नहीं करोगे तो मेरा पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है, इन सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन कर पाओ तो करना, अगर नहीं कर पाओ तो नहीं भी करो तो चलेगा, बस कॉपी पे खुद से कर लेना। नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, मगर आंसर्स कोशिश करना कि इसके आ जाए। नहीं आएंगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, जो मेहनत हो रही है उस मेहनत का सार्थक फल तभी मिलेगा जब तुम उसको फॉलो करोगे। आज की क्लास में अगर कुछ भी दिक्कत हुई हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं हो तो बताना। हमेशा कहता है नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए कुछ
बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।